सेक्शन नंबर 46 से आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये भला सेक्शन नंबर 46? कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। क्या आपको पता है लिक्विडेशन क्या होता है? नाम सुना है कभी? लॉ में सुना होगा, कभी अकाउंटेंसी में सुना होगा, 11th-12th में नाम सुना होगा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कंपनी जो है बंद होने की कगार पर आती है और वो अपने एसेट्स को बेचकर सारी लाइबिलिटीज़ को पे करती है, एंड में बचता है शेयर होल्डर को पे करती है। तो वहाँ पर जब शेयर होल्डर्स को कंपनी पैसा दे रही है, कैपिटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके बारे में ये प्रोविजन है। सेक्शन 46 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि लिक्विडेशन पर जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका राइट है शेयर्स के ऊपर, वो एक्सटिंग्विश होएगा क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। जैसे देखा था ना हमने, आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जल गई तो राइट चले गया, खत्म हो गया। कैपिटल एसेट था, खत्म हो गया, कैपिटल एसेट ही तो राइट भी चले गया। आपने छोड़ा नहीं, राइट अपने आप चले गया, एक्सटिंग्विश हो गया, उसे भी ट्रांसफर माना गया था जहां तक हमने डिस्कस किया है। तो यहां भी जब शेयर होल्डर का राइट ही चले जाएगा उस कंपनी पर जो कंपनी बंद हो रही है, तो इसलिए वो ट्रांसफर तो है एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 47। नाउ शेयर होल्डर विल रिसीव मनी एंड एसेट्स फ्रॉम द कंपनी। तो जो भी मनी मिल रहा है और एसेट है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू मिल रहा है वो सेल्स कंसीडरेशन माना जाएगा। उनका जो शेयर्स का जो राइट था वो एक तरह से खत्म हो गया, तो ट्रांसफर हो गया, बदले में उन्हें ये पैसा मिला, मनी और एसेट। इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड, सेक्शन 222 में आएगा, जहां पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है इनकम टैक्सेबल होती है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे और तब आप इसको आराम से कर पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप कर पाएंगे। उसमें यह होता है कि अगर कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बचे हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसे हम डिविडेंड मानते हैं, और उसके बाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है फिर उसमें हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि हाँ ये शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है डिविडेंड के अतिरिक्त, तो वो सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। क्योंकि डिविडेंड पर तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर ही देगी, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो शेयर होल्डर भी 10% के रेट पर टैक्स देता है। वो डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है वो अदर सोर्सेज के साथ होगा, तब ये ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। शॉर्ट में मैंने बता दिया, कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक जो भी पैसा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड माना जाता है। डीम्ड डिविडेंड, मानो नहीं मानो, मानना पड़ेगा कि आपने जाने अनजाने में जो है डिविडेंड देने के बहाने से ही आपने पैसा निकलवाया है और शेयर होल्डर के नाम किया है। वो जो है हम पढ़ेंगे सेक्शन 222 में अदर सोर्सेज के साथ। फिलहाल सेक्शन 46(1) देखते हैं क्या लिखा है। कंपनी ने भी जो है ट्रांसफर कर दिया अपने एसेट्स टू शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन, उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, सेक्शन 46(1) बोल रहा है। वैसे देखा जाए तो कंपनी ने भी तो एसेट्स शेयर होल्डर के नाम किया है, तो एसेट्स किसी और के नाम कर दिया, अपने कैपिटल एसेट को किसी और के नाम कर दिया, उसे ट्रांसफर मानना चाहिए, पर हम नहीं मानेंगे। परंतु कंपनी ने अगर पहले बेच दिए एसेट्स को और उसके बाद जो है उस मनी को ट्रांसफर करते हैं तो फिर गड़बड़ है। यदि कंपनी अपने कैपिटल एसेट को बेचती है, सेल करती है, ट्रांसफर करके पैसा निकलवाती है, तो फिर ट्रांसफर है और कैपिटल गेन निकलेगा, फिर उस पैसे से शेयर होल्डर को पे करती है, वो एक अलग मुद्दा है। अगर कंपनी एसेट दे रही है शेयर होल्डर को तो वो ट्रांसफर नहीं है, यहां लिखा हुआ है। बस यही, हाँ जी यही करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा एक सिनेरियो होता है, सेक्शन 46(a) में आता है बायबैक ऑफ शेयर्स। यानी आप देखिए ये सिक्योरिटी है जो कैपिटल एसेट है, अगर कंपनी इसको बायबैक करना चाहेगी तो क्या करेगी? मतलब अगर कंपनी बाय कर रही है तो शेयर होल्डर तो अपना सिक्योरिटी दे रहा है, तो उसके लिए तो ट्रांसफर हो गया ना। ट्रांसफर हो गया तो इसमें कैसे कैपिटल गेन निकलेगा? पहले प्रोविजंस कुछ और हुआ करते थे, अप टू 4/7/2019 कुछ और हुआ करते थे। ये आपको मेरे पुराने YouTube वीडियोस पर मिल जाएंगे। अगर आप जाएंगे, एक चैनल बनाया है मैंने इनकम टैक्स क्लासेस, जिस पे फ्री वीडियोस आते हैं पुराने वाले। लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते हैं पेड, और जब ये साल 1.5 साल बाद पुराने हो जाते हैं ये यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो अगर आपको करना है पुराने वाले प्रोविजंस क्या थे तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इनकम टैक्स क्लासेस कर मैंने चैनल बनाया है। चैनल में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर मेरा एक चैनल है, या फिर आप मेरे योगेश वर्मा क्लासेस वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं और इसे स्टडी कर सकते हैं पुराने प्रोविजन क्या थे। मैं आपको करंट प्रोविजन बताऊंगा जो अभी अमेंडमेंट आई है और 5 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल है। ये प्रोविजंस कहते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स, चाहे शेयर लिस्टेड हो या शेयर अनलिस्टेड हो, अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, और डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन आपको पता है ना जी, अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है तो उस केस में डोमेस्टिक कंपनी को ही, हालांकि ट्रांसफर शेयर होल्डर के लिए है, बट उस केस में डोमेस्टिक कंपनी को ही टैक्स देना पड़ेगा।
जैसे होता है ना, डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर की इनकम होनी चाहिए, बट कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है। वैसे ही यहाँ पर जो है कंपनी को एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स के लिए सेक्शन 1034A में एग्जेम्प्ट होगा। शेयर होल्डर ने अपने शेयर दिए, ट्रांसफर हुआ, बदले में उन्हें पैसे मिले, टैक्स जो है कंपनी दे रही है। कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा? 20% रेट प्लस 12% सरचार्ज की प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सब कुछ मिलाकर आएगा 23.296%। यानी 20% में 12% जोड़ा, फिर 20 प्लस 12% के ऊपर 4% और जोड़ा, तो 23.296% आएगा। और कंपनी जो है टैक्स देगी अगर डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया है शेयर्स का, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। अगर कोई अदर सिक्योरिटीज़ हैं या फिर जो बायबैक करा जा रहा है वो डोमेस्टिक कंपनी के अलावा कोई और कंपनी कर रही है, तो शेयर होल्डर के लिए जो है सेक्शन 46A में जो है टैक्सेबल होगा। मतलब जो कंपनी से अमाउंट रिसीव होगी वो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी और कैपिटल गेन के लिए टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर्स के लिए। जैसे नॉर्मली कोई भी एसेट का अगर आप ट्रांसफर करते हैं, पैसे मिलते हैं, उस पर कैपिटल गेन निकालते हैं, वैसे ही आप कैपिटल गेन शेयर होल्डर के लिए निकालेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन ये है, जो 5 जुलाई 2019 से एक्सेप्शन आई है, वो यही है कि डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है शेयर्स का, तो डोमेस्टिक कंपनी ही टैक्स देगी, शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होगा। ये अमेंडमेंट आई है। अब हम डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जिसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट होगी, और वो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 45 का, जो शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हिंट दिया था। कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, ये सेक्शन 45(1) बोलता है। जाहिर सी बात है, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है उसी ईयर में जब आप उस ईयर की इनकम निकालेंगे तो उसमें कैपिटल गेन की इनकम भी निकलेगी। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन भी उसी ईयर तक मिलता है जिस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पर बोला कि भाई बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन तो आपको ईयर ऑफ ट्रांसफर तक ही मिलेगा, पर जो आप कैपिटल गेन की इनकम में आप दिखाते हैं अपनी इनकम और उस पर टैक्स देना होता है, उसे हम बाद के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी कुछ एक्सेप्शंस दे दी है। इन द बिलो केसेस कैपिटल गेन टैक्स विल बी पेड आफ्टरवर्ड्स और सेल्स कंसिडरेशन इज टेकन एज डिस्कस्ड इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस। मतलब क्या सेल्स कंसिडरेशन मानी जाएगी, कैपिटल गेन टैक्स किस ईयर में पे होगा, वो नीचे लिखा है इन सिचुएशंस में। हालांकि जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है आप इंडेक्सेशन तो उसी साल तक करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली। ये सिनेरियो कैसे है? सिनेरियो नंबर 1 है इंश्योरेंस रिसिप्ट, सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1A। अगर कोई कैपिटल एसेट है आपका, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका मतलब आपका उस पर राइट चले गया, एक्सटिंग्विश हो गया, खत्म हो गया, जिसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। क्योंकि ट्रांसफर बोलते हैं तो अगर उसके बदले कोई पैसा मिलेगा तो कैपिटल गेन भी हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी पैसा आपको दे रही है तो वो आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। पर ये तो नहीं हो सकता कि आपका एसेट जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसी साल जो है आपको पैसा दे दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए पैसा आने में। तो इसीलिए यहाँ पर ये बेनिफिट दिया है कि भले ही आपका कैपिटल एसेट का ट्रांसफर जिस साल वो जल गया, खत्म हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया, उसी साल ट्रांसफर हम मान लेते हैं, पर जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी तो जिस ईयर में क्लेम रिसीव होगा उस साल में हम कैपिटल गेन इनकम अपनी डालेंगे और उस पर टैक्स पे करेंगे। ये बेनिफिट दिया गया है। ठीक है ना सर? ट्रांसफर तो कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होने पर हो गया था, पर पैसा नहीं मिला, हेंस टैक्स कैन बी पेड लेटर ऑन। अगर इंश्योरेंस कंपनी बदले में पैसे आपको देती है, साथ में दूसरा एसेट दे देती है, तब आप क्या करेंगे? उस केस में आप जो है सेल्स कंसिडरेशन में जो पैसा आपको मिला और जो एसेट मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ऐड कर लेंगे और टोटल देखेंगे कि अच्छा ये बदले में मुझे पैसा मिल गया है और ये मेरा सेल कंसिडरेशन है। जहां जहां फेयर मार्केट वैल्यू का आएगा अमाउंट, वहां पर आपको पता है कि एक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन करी थी असेसिंग ऑफिसर वाली, वो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता है अगर ज़्यादा डिफरेंस उसे लगता है। सर यही है? हाँ जी, यही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका आ रहा है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये आपने जरूर देखा होगा, आपका जो ट्रांसफर की डेफिनेशन थी उसमें लिखा था सेक्शन 247 में, 2 क्लॉज 47 में लिखा था कि अगर कैपिटल एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड को जब बेचेंगे तब तो आपका क्या आएगा? पीजीबीपी इनकम, क्योंकि स्टॉक को बेचने पर तो बिजनेस की इनकम आती है। पर आपने चालाकी करी, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, उसे तो ट्रांसफर मानेंगे, ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और ये सेक्शन 45(2) बोलता है भाई आपने सिर्फ कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना लिया, उसे ट्रांसफर मान लिया, ट्रांसफर हो गया, अब कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? पैसे तो आपको मिले नहीं। बात तो सही है, बदले में आपको पैसा तो कुछ मिला नहीं, सिर्फ आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट ही तो किया है।
तो कन्वर्जन जो है ट्रांसफर तो माना जाएगा, हाउएवर पैसा तो मिला नहीं, फिर टैक्स कहाँ से देंगे? इसीलिए यहाँ पर बेनिफिट दिया हुआ है कि कैपिटल गेन टैक्स आप कब देंगे, जब आपका एक्चुअली में स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा, तब आप उस ईयर में जो है अपना कैपिटल एसेट जो आपने स्टॉक इन ट्रेड में बनाया उसे आप कैपिटल गेन की इनकम निकाल कर उस साल में और टैक्स पे करेंगे, और उस साल में ही आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें स्टॉक इन ट्रेड बिका होगा तो उसका पीजीबीपी इनकम भी आप कैलकुलेट करेंगे और टैक्सेबल करेंगे। जो आपने कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में बनाया, जो आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया, उसकी सेल्स कंसिडरेशन क्या होगी? क्योंकि बदले में आपने पैसा तो कुछ लिया नहीं, सिर्फ आपने कन्वर्ट किया अपने बिजनेस में। आप जो है फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, उस फेयर मार्केट वैल्यू को आप सेल्स कंसिडरेशन मानेंगे कि भैया मान लेता हूं कि मैंने अपने बिजनेस को फेयर मार्केट वैल्यू पर ये कैपिटल एसेट बेच दिया, तो बिजनेस के लिए वो परचेज हो जाएगा, स्टॉक की जो प्राइस होगी वो परचेज प्राइस हो जाएगी, और उससे ज्यादा पर बिजनेस बेचेगा तो उसकी बिजनेस इनकम आएगी, उससे कम पर बेचेगा तो बिजनेस का लॉस भी आएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म किया है, ये बिजनेस के लिए कॉस्ट बन जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे लिखा हुआ, इससे समझ में आएगा कि मिस्टर ए है, उसने अपना एक कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। ये एसेट को उसने 12-13 में खरीदा था 1 लाख रुपए का, और स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है इन द ईयर 18-19 और 19-20 और 20-21, कभी भी कन्वर्ट किया है। जिस भी साल की आप बात कर रहे हैं उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिजनेस ने इसको 19-20 में 3 लाख रुपए का बेचा। जिस टाइम आपने कन्वर्ट किया उस टाइम फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 1.5 लाख रुपए। यानी आपने जो कैपिटल एसेट 1 लाख का लिया था, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में, और स्टॉक इन ट्रेड जब बिजनेस बेचता है तो 3 लाख का बेच देता है। पर जब आपने कन्वर्ट किया बिजनेस में, तब हम उसे ट्रांसफर मानते हैं। तो किस अमाउंट पर ट्रांसफर मानेंगे? जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, हम मान लेंगे कि आपने 1.5 लाख रुपए का सामान एक्चुअली में अपने बिजनेस को बेचा है ना। तो कैपिटल गेन जो है आप कैलकुलेट तभी करेंगे जब आपका एक्चुअली में स्टॉक बिका, उसका पैसा आया, तभी आप कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट कर उस पर टैक्स देंगे। पर आपका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। मान लेंगे कि आपने बिजनेस को 1.5 लाख में बेचा, तो 1.5 लाख आपके पास आए, और आपका जो 1 लाख रुपए का कॉस्ट था उसको आपने इंडेक्सेशन कर दिया। 18-19 ईयर में आपने ट्रांसफर किया, तो उसी साल तक इंडेक्सेशन करोगे, उसी साल में ट्रांसफर माना जाएगा। सिर्फ पेमेंट बाद में कर रहे हो टैक्स की। ये जितने भी प्रोविजन है पेमेंट बाद में कर रहे हो आप, ट्रांसफर तो पहले ही मान लिया गया जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, और 1 लाख आपके बन गए, जितने भी बने कन्वर्ट करके वो आ गया, 1.4 लाख बन गए। तो 1.5 लाख में से 1.4 लाख की कॉस्ट माइनस करी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,000 रुपीज। इंडेक्सेशन जो है ईयर ऑफ ट्रांसफर तक ही मिलता है। तो 1.5 लाख रुपए में आपने अपना कैपिटल एसेट बिजनेस को बेचा, ऐसा मान लिया, तो बिजनेस के लिए वो कॉस्ट बन गया। तो बिजनेस के लिए जो है वो 1.5 लाख की कॉस्ट बन गई, और बिजनेस ने जब अगले साल 3 लाख में बेचा, तो वो 3 लाख से वो पीजीबीपी इनकम निकालेगा कि भैया सेल्स मेरी 3 लाख थी, कॉस्ट मेरी 1.5 लाख है, और 1.5 लाख मेरी पीजीबीपी इनकम आ रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लोज, खत्म हो गया भैया। यही है, जिस साल में बिजनेस ने बेचा 19-20 ईयर में, उसी साल में आप कैपिटल गेन की इनकम भी उसी साल में दिखाएंगे, क्योंकि उससे पहले सिर्फ आपने कन्वर्ट किया था, एक्चुअली में कोई पैसा वैसा नहीं आया था। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। अब पॉइंट नंबर 3 आ रहा है। ये सारे सिनेरियोज हैं जहां पर आप कैपिटल गेन जो टैक्स है वो बाद में दे सकते हैं इन कारणों की वजह से। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको ध्यान आ रहा होगा, कोई फर्म है, कोई एओपी है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उसमें यहां पर जो है कैपिटल दिखती है। और शायद आपने 11th या 12th में, 12th स्टैंडर्ड में या फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि जो पार्टनर होता है वो अपनी कैपिटल लाने के चक्कर में कुछ एसेट्स का कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कैश वो कोई एसेट भी बिजनेस में ला सकता है, उससे कैपिटल बढ़ती है, एसेट बढ़ता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। अब टैक्स के पर्सपेक्टिव से क्या होएगा यहाँ पे कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना कैपिटल एसेट लेकर आ रहा है, कंट्रीब्यूशन के लिए लेकर आ रहा है, पार्टनर बन रहा है, और साथ में जो है पैसे लाने के बजाय पैसे के साथ जो है कैपिटल एसेट भी ला रहा है, उसे ट्रांसफर माना गया है। पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है इंस्टेड ऑफ मनी, वो कैपिटल एसेट लाता है फर्म में, एओपी में, बीओआई में। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर माना जाएगा और सेल कंसिडरेशन माना जाएगा कि जितने अमाउंट पर आपने, फर्म ने, एओपी ने, बीओआई ने उसको रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में, वो मान लिया जाएगा कि आपका वो सेल कंसिडरेशन है। अब ये जो केसेस थे इसमें 2 चीजें थी, एक आप कैपिटल गेन बाद में पे कर सकते हो, दूसरे में आपको सेल कंसिडरेशन क्या कंसीडर करना है इन द बिलो सिचुएशंस।
जैसे इंश्योरेंस का क्लेम हो गया, जैसे फेयर मार्केट वैल्यू हो गया। कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया बिजनेस को, बदले में जितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड हुआ वो आपको मिले, ऐसा मान लेंगे, क्योंकि उतने पर आपने रिकॉर्ड कर दिया ना बुक्स में। अब कल को कंपनी या जो फर्म जो है वो लिक्विडेट होगी तो आपको उतना कैपिटल का पैसा मिलेगा ही। तो ये कहानी है, जितनी अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे जो एसेट आपने कंट्रीब्यूट करा है, जितने अमाउंट से आपका कैपिटल रिकॉर्ड होगा वो आपका जो है सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, माइनस कॉस्ट करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एओपीबीओआई। तो यहां पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम, फर्म जो है एओपी जो बीओआई है वो अपने मेंबर्स को, पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कैपिटल एसेट, तो फर्म क्या कर रही है, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल एसेट का ओनरशिप कहीं और ट्रांसफर कर रही है। तो ये क्या हो गया, फर्म एओपी बीओआई के लिए ट्रांसफर माना जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, सोचने वाली बात है। जब आप कैपिटल एसेट का कंट्रीब्यूशन लाते हैं तो आपके लिए जितने पर बुक्स में रिकॉर्ड होती है अमाउंट, वो आपके लिए सेल कंसिडरेशन माना जाता है। पर यदि फर्म एओपी बीओआई उल्टा आपको जो एसेट है डिसोल्यूशन के टाइम दे दे, तो उस केस में जो है फर्म के लिए जो है फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू उन एसेट्स की जो होगी उसे सेल कंसिडरेशन फर्म के लिए माना जाएगा। और फर्म हो या एलएलपी हो, एक ही बात है, ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। कंपल्सरी एक्विजिशन आपको मालूम है कि कई बार जो है हाईवे बनने हैं या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आना है, वहां पर लोग रहते हैं, तो उन्हें कंपनसेशन देकर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह गवर्नमेंट अपने नाम कर लेती है ताकि वो प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा सके। जैसे मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी एक्वायर करती है कैपिटल एसेट को। तो वो क्या हो गया भाई, जो बंदा है उन्होंने तो ट्रांसफर गवर्नमेंट को करा ना, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, तो उनके लिए तो ट्रांसफर हो गया ना, तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। लैंड है, हाईवे है, मेट्रो के लिए लेते हैं। हाउएवर कैपिटल गेन टैक्स तब देना पड़ेगा जब गवर्नमेंट से एक्चुअली में कंपनसेशन मिलेगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना गवर्नमेंट ऐसे ही बांट रही है आपको पैसे, भाई लो घर लो तुरंत कैश मनी ले लो, नहीं। कंपल्सरी एक्वायर होता है, कागज पे साइन करवा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, फिर मुआवजा आता है, फिर उसकी कंपनसेशन बैंक अकाउंट में रिसीव होती है, टाइम लगता है। तो आप कहेंगे यार मेरे से ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने जो है एक्वायर कर लिया, मेरे लिए ट्रांसफर हो गया, मेरा कैपिटल एसेट तो ले लिया, ज़मीन है या घर है जो भी है, मैं टैक्स कहाँ से दूँ, पैसे तो मुझे मिले नहीं। तो उसी लिए जो है ट्रांसफर तो तभी मान लिया गया है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो तभी तक मिलेगा जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं। बट जब गवर्नमेंट एक्चुअली में पैसा देगी आपको, कंपनसेशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रिसीव हो जाएगी, तो तब आप जो है अपना कैपिटल गेन की इनकम शो कर कर उस पर टैक्स दे सकते हैं। जो कंपनसेशन होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करेंगे, क्योंकि कंपल्सरी एक्वायर कर रहे हैं। हालांकि अगर आप हैप्पी नहीं है कंपनसेशन से, आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट ने कम कंपनसेशन दी है, तो आपके पास भी राइट है कि आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट जो है कंपनसेशन को इंक्रीज कर देता है, तो जो हायर वाली कंपनसेशन होगी, एक्स्ट्रा पैसे जो आपको मिलेंगे, उसे इनहेंस्ड कंपनसेशन बोला जाएगा। और जब आपको मिलेगी, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा जब एक्चुअली में, तब वो इनहेंस्ड कंपनसेशन भी आपके लिए टैक्सेबल होगी। यानी ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्वायर करा, आपको कंपल्सरी एक्विजिशन के बदले मुआवजा दिया, कंपनसेशन दी, तो जब मिलेगी कंपनसेशन तब आपके लिए टैक्सेबल होगी। जिस ईयर में मिल गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई, तब भी आप टैक्सेबल कर सकते हैं, तभी आप टैक्सेबल करेंगे। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, कि आपने आगे जो है अपील कर दी कि मुझे जो है कंपनसेशन कम लग रही है, और हाई कोर्ट ने जो है इनहेंस कंपनसेशन का ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट को बोला इतना और पे करो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, वो भी कैपिटल गेन रहेगा, वो भी कैपिटल गेन। और जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आ जाएगा उस ईयर में आप उस इनहेंस कंपनसेशन पे भी टैक्स देंगे। लीगल एक्सपेंसेस जो होंगे वो आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वकील के पैसे लगेंगे, बहुत सारे खर्चे और होंगे। तो जब आपको गवर्नमेंट ने हायर मुआवजा दे दिया, इनहेंस कंपनसेशन, तो हायर वाला जो पोर्शन है उसमें से आप माइनस करेंगे कि भैया देखो इतना तो मेरा लीगल खर्चा लग गया, बाकी जो है आप टैक्सेबल कर सकते हैं। इफ ट्रांसफरर डाइज, केस लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई है, जिसने ट्रांसफर किया कंपल्सरी एक्वायर जिससे किया गया, अगर उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसके लीगल हियर के लिए जो वंशज होंगे उसके, जिन्हें इनहेंस कंपनसेशन का पैसा मिलेगा, उनके लिए वो टैक्सेबल होगी। बात खत्म? जी हाँ, बात खत्म, बात खत्म। इनहेंस कंपनसेशन इज अ कैपिटल गेन इनकम, पर आपके लिए टैक्सेबल होगी, मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद लीगल हियर के लिए टैक्सेबल होगी।
ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज सेक्शन 45(2)(a), ये क्या चीज आ गई भाई? ओ माय गॉड, ये तो कोई नई चीज आ गई है, पहली बार सुन रहे हैं। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। व्हेन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्टेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस देन शेयर सिक्योरिटीज फर्स्ट ब्रॉट बाय द ब्रोकर ऑन आवर बिहाफ, though it is in the name of the broker but beneficial owner, that is who has ordered the security through broker is the original owner। जाहिर सी बात है, आईसीआईसी सिक्योरिटी से ले लें आप, किसी भी ब्रोकर से आप कॉल लगाकर बोले मेरे शेयर लेने हैं, ब्रोकर अपने नाम पर ट्रांजैक्शन करते हैं पर उसके बेनिफिशियल ओनर आप रहते हैं। तो उस केस में जो है दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट की डेट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। अगर आप आईसीआईसी सिक्योरिटी से सिक्योरिटी बाय करते हैं, शेयर बाय करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पर आता है, ऑटोमेटिक आता है, सिस्टम बनाता है, भेज देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट की जो डेट है वो आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर मानी जाएगी। आपने कहा भाई मेरी सिक्योरिटी बेचनी है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, वो डेट ऑफ ट्रांसफर है। और साथ में आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, आज खरीदा 10 शेयर, कल खरीदे 15, अलग अलग प्राइस पे खरीद रहे हैं, फिर आपने 5 बेच दिए। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या माइनस करेंगे? फीफो मेथड फॉलो करेंगे कि भैया जो पहले खरीदा होगा वही पहले गया है, उस हिसाब से आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। ये आपका एक अलग पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6। आखिरी के कुछ पॉइंट बचे हैं, लास्ट पॉइंट ही बचा है। लैंड बिल्डिंग गिवन टू डेवलपर फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन रिटर्न ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग प्लस एनी कैश इंसेंटिव इफ एनी, सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A, जिसे ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने जीएसटी में डिस्कस करा है, गूगल करना ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट स्पेस बाय योगेश वर्मा, क्लिक करना, उसका आ जाएगा, उसका डिस्कशन पूरा आ जाएगा। जीएसटी के पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि ये एक बंदा है, मैं आपको तो इनकम टैक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। लैंड जो है इसने दे दिया, बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया 1617 में, और जो बिल्डर है वो क्या करेगा, वो घर बनाएगा और फर्स्ट फ्लोर जो है वो इसको दे देगा, बड़ा बनाएगा, बड़ा। इसके पास तो बेचारे के पास लैंड था ना, लैंड देने के बदले इसको एक फर्स्ट क्लास फर्निश जो है एक फ्लोर मिल रहा है ज़बरदस्त। तो ये कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना बनाया मिल रहा है तो लैंड के बदले वो मिल जाएगा, बात तो खत्म है। ये जो है कंप्लीट होता है या पार्टली कंप्लीट हो जाता है 1819 में, 1920 में, 2021 में, अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर 1819 का एग्जाम्पल दे रखा है। ट्रांसफर तो जिस ईयर में लैंड बिल्डर को किया तभी होगा। हाँ जी, बात तो सही है। बिल्डर को जिस ईयर में ट्रांसफर लैंड किया है, 1617 में अगर ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर तो कर दिया, पर बेनिफिट क्या दिया है कि आप अभी कैपिटल गेन मत दो। कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पे कर सकते हो ईयर में जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का रिसीव हो जाएगा, कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, तब आप जो है कैपिटल गेन अपना पे करेंगे। क्योंकि जब आपने लैंड दिया उसके बाद मिला आपको कुछ नहीं, इसीलिए जो है बेनिफिट आपको दे दिया है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बेनिफिट मिला है, पॉइंट टू बी नोटेड। सर इस केस में सेल कंसीडरेशन क्या माना जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो लैंड के बदले मुझे एक फ्लोर मिल रहा है और वो भी बाद में मिल रहा है। तो जब आपने लैंड दिया, ट्रांसफर तो हो गया, अब जब आपको फ्लोर मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका रिसीव हो जाएगा कि हाँ बनकर तैयार हो गया है, तब जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें आप सेल कंसीडरेशन लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड, जो भी आपको फ्लोर मिला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, और साथ में अगर आपको कोई मनी रिसीव हो गई तो उसे भी आप ऐड कर लेंगे कि भैया इतना मुझे पैसा मिल गया और ये जो मुझे फ्लोर मिला है इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है। उन दोनों को ऐड कर आपको पता लगेगा अच्छा लैंड के बदले, लैंड को ट्रांसफर करने के बदले ये पैसा मुझे मिला। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे अपना कैपिटल गेन का इनकम, जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस ईयर में। इफ इंडिविजुअल और हफ ट्रांसफर देयर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने कहा कि भैया मुझे लग रहा है कि ठीक से बना नहीं रहा है, अब ट्रांजैक्शन हो चुकी है, आप कहते हैं काम करता हूं यार, मैं ना अपना जो हिस्सा है ना प्रॉपर्टी का, उसमें जो एक फ्लोर मिलेगा वो किसी और के नाम डालकर अपना निकल लेता हूं और उससे पैसा ले लेता हूं। तो आपने वेट नहीं किया, आपने जल्दी जो है प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो किसी और को पहले ही ट्रांसफर कर दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले। तो जो आपका कैपिटल गेन मिलेगा, कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा वो तभी हो जाएगा जिस ईयर में आपने लैंड बिल्डिंग बिल्डर को ट्रांसफर करी, उसी ईयर में मान लिया जाएगा कि आपका टैक्स बनता था। और आप अगर लेट पेमेंट कर रहे हो तो फिर इंटरेस्ट वगैरह तो लगेगा ही, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कितना बनता है। नेक्स्ट क्लास में आपका एग्जेम्पशन होगा। एग्जेम्पशन के बाद बस एग्जेम्पशन के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। 1 या 2 क्लासेस तो कम से कम लगेगी,
तो 2 क्लासेस में आपके जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन चलेंगे, फिर आपको जो है पीजीबीपी का एक इंट्रो मिलेगा और उसके बाद पीजीबीपी का हम चैप्टर करेंगे जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा पीजीबीपी का चैप्टर, तो फिर मैं क्विकली जो है छोटे छोटे चैप्टर जैसे अदर सोर्सेज हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लबिंग हो गया, या आप लगा सकते हैं एडवांस टेक्स्ट टीडीएस हो गया, ये चैप्टर्स आपके फटाफट कंप्लीट कराऊंगा, जिसके बाद आपका 80% एटलीस्ट 80-85% सिलेबस अभी कंप्लीट हो जाए फटाफट। जब वो कंप्लीट होएगा तब मैं अनाउंस करूंगा आपका जो लॉ का बैच आने वाला है वो अनाउंस हो जाएगा, और जैसे ही आपका इनकम टैक्स कंप्लीट होता है जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।